दोस्तों आज 6 जुलाई 2025 है और आज हिज होलीनेस द दलाई लामा का 90th बर्थडे है। उनके जन्मदिन पर हम उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और उनकी लंबी उम्र और सेहत की कामना भी करते हैं। दोस्तों उनके जन्मदिन के साथ साथ एक कंट्रोवर्सी है जो काफी टाइम से चली आ रही थी, अब वो दोबारा से तूल पकड़ चुकी है। वो है दलाई लामा जी के रीइंकार्नेशन को लेकर, उनके पुनर्जन्म को लेकर। देखिए, हम सब एक समय पर अपना शरीर छोड़ेंगे और हमारी आत्मा इस शरीर से आजाद हो जाएगी। ऐसी मान्यता हिंदुज्म में भी है और ऐसी मान्यता तिब्बतन बुद्धिज्म में भी है। तिब्बतन बुद्धिज्म जिसके आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु दलाई लामा जी हैं, द 14th दलाई लामा। आज उनका, जैसे मैंने बताया आपको, 90वां जन्मदिन है। वो ये बोलते हैं कि मेरा रीइंकार्नेशन होगा, मतलब मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा किसी नए शरीर के अंदर जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि उनका जो रीइंकार्नेशन है, उनकी आत्मा जिस शरीर में जाएगी वो शरीर कौन सा होगा, क्योंकि 14th दलाई लामा के बाद जो अगले दलाई लामा हैं, जो इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करेंगे, उनको पहचानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, यहां पर ये सिर्फ एक धार्मिक एंगल नहीं है, इसके अंदर एक पॉलिटिकल एंगल भी है। रीजन ये है, 1959 में दलाई लामा जी तिब्बत से भारत आए, शरणार्थी बन के आए और भारत सरकार ने उनको यहां पर शरण दी। जिसके बाद दलाई लामा जी ने भारत में धर्मशाला के अंदर तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल की स्थापना करी और वो आज तक अपना काम करती आ रही है। वो एक पॉलिटिकल विंग है, मतलब तिब्बतन गवर्नमेंट जो एग्जाइल में काम कर रही है, भारत से ऑपरेट कर रही है, उसके अपने पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिसके प्रधानमंत्री भी हैं। मगर दलाई लामा जी अब तिब्बतन बुद्धिज्म के धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हैं, स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर हैं। वो पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथ में लेकर नहीं चल रहे हैं। मगर आप समझते हैं इस बात को कि जहां पर धर्म की मान्यता ज्यादा होती है, वहां पर एक स्पिरिचुअल गुरु होना अपने आप में उनको एक बहुत पावरफुल फिगर बना देता है। इसलिए इसके अंदर एक पॉलिटिकल एंगल भी जुड़ जाता है। रीजन ये है कि दलाई लामा जी ने अभी परसों ही एक स्टेटमेंट दी है कि मेरा रीइंकार्नेशन होगा, मगर मेरे रीइंकार्नेशन के बाद कौन अगले दलाई लामा होंगे, ये पहचानने का जो काम है, ये एक ट्रस्ट करेगा जिसे उन्होंने खुद स्थापित किया था। इस ट्रस्ट का नाम है गैडन फॉड्रैंग ट्रस्ट। वो कहते हैं कि ये ट्रस्ट और तिब्बतन बुद्धिज्म के जो सीनियर स्पिरिचुअल लीडर है, वो मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि मेरे बाद जो अगले दलाई लामा है वो कौन है, मतलब मेरा पुनर्जन्म किसकी शरीर में हुआ है, वही अगले दलाई लामा होंगे। और ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो ये पहचानने का काम उन्होंने दिया है ट्रस्ट को और कुछ सीनियर तिब्बतन बुद्धिस्ट लीडर्स को। अब दोस्तों, मैं आपको इसके पीछे का एक बैकग्राउंड बता दूं कि अभी तक क्या होता था। तिब्बतन बुद्धिज्म में जो हाईएस्ट लीडर है रिलीजियस और स्पिरिचुअल, वो है दलाई लामा जी। उसके बाद एक सेकंड हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर भी होते हैं जिन्हें कहते हैं पेंचन लामा। एक प्रथा चली आ रही थी कि अभी तक ये होता था कि रीइंकार्नेशन दलाई लामा का किसके शरीर में होगा, उनका पुनर्जन्म किसके शरीर में होगा, यह पहचानने का काम करते थे पेंचन लामा। और पेंचन लामा का जो पुनर्जन्म है, रीइंकार्नेशन है, वो किसके शरीर में हुआ, मतलब उनकी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश कर गई, ये पहचानने का काम करते थे दलाई लामा जी। ये ट्रेडिशन चला आ रहा था। अब जो अभी के दलाई लामा है, 14th दलाई लामा, ये 1959 में तिब्बत अपराइजिंग के बाद भारत आ गए। भारत में उन्होंने अपनी एक तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल स्थापित किया। फिर भी वो तिब्बतन बुद्धिज्म के स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर बने रहे। यहां से उन्होंने 11th पेंचन लामा को आइडेंटिफाई करा, मतलब वो खुद भारत में थे, दलाई लामा जी भारत में थे, मगर तिब्बत में रहने वाले एक 6 साल के बच्चे को उन्होंने पेंचन लामा डिक्लेयर किया। और ये अथॉरिटी उनके पास ट्रेडिशनली थी भी। वो 6 साल का बच्चा जिनको दलाई लामा जी ने पेंचन लामा डिक्लेयर किया, जैसे ही उनको 1995 में पेंचन लामा डिक्लेयर किया गया, चाइनीज गवर्नमेंट को लगा कि इससे तिब्बत के लोगों के अंदर दलाई लामा जी और पेंचन लामा जी की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। इसलिए चाइना की गवर्नमेंट ने 3 दिन बाद ही 1995 के अंदर उन पेंचन लामा को अरेस्ट कर लिया अपने परिवार सहित। और तब से लेकर आज तक 30 साल हो चुके हैं, किसी ने पेंचन लामा को नहीं देखा है। ऐसा कहते हैं कि पेंचन लामा, 11th पेंचन लामा, जिसको चाइना ने 1995 में अरेस्ट कर लिया था, वो वर्ल्ड के सबसे छोटे पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। और आज तक वो कहां हैं, कैसे हैं, किसी को नहीं पता। आते हैं उनके दलाई लामा जी की रीइंकार्नेशन की बात को लेकर। दलाई लामा जी ने बीच में ये इंडिकेशन भी दिया था कि मेरा जो रीइंकार्नेशन है
वो किसी फीमेल में भी हो सकता है। मतलब मेरे बाद जो अगली दलाई लामा होंगी वो फीमेल भी हो सकती हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मेरे बाद कोई मेल दलाई लामा ही बनेंगे। अब इस पे कंट्रोवर्सी और तेज इसलिए भी हो गई है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी गवर्नमेंट के एक सीनियर मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने ये जो खुद दलाई लामा जी के अनुयायी हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया कि दलाई लामा जी के बाद अगले दलाई लामा कौन होंगे, उनका पुनर्जन्म किसके शरीर में होगा, ये डिसाइड करने की अथॉरिटी दलाई लामा जी के पास ही है और चाइना को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब चाइना ने इसको एक डायरेक्ट थ्रेट की तरह लिया है। हालांकि ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं इशू करी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करा है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं करा है, मगर क्योंकि किरण रिजिजू जी एक सीनियर लीडर है तो उनकी बात को चाइना सीरियसली लेता है और चाइना ने इस पे पलटवार किया है। उसने इसे एक थ्रेट की तरह लिया है। मगर दोस्तों, मैं आपको बात बताऊं कि चाइना इस मुद्दे में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। चाइना चाहता है कि जो अगले दलाई लामा बने उन्हें गोल्डन अर्न ट्रेडिशन के हिसाब से ही चुना जाए। गोल्डन अर्न मतलब एक बर्तन, एक वास। ट्रेडिशनली ये होता है कि चाइना ने ये बोला है कि ट्रेडिशनली जो अगले दलाई लामा बनेंगे उन्हें लॉटरी सिस्टम के थ्रू चुना जाएगा। मतलब एक बर्तन में कुछ लोगों का नाम होगा और उसमें लॉटरी की तरह निकाला जाएगा और वहां डिसाइड किया जाएगा कि अगले दलाई लामा कौन होंगे। तो एक तरीके से बीजिंग अपने हाथ में ये सिस्टम लेना चाहता है कि ये डिसाइड करे कि अगले दलाई लामा कौन होंगे, क्योंकि अगले दलाई लामा जो भी होंगे उनका तिब्बत के लोगों पे और वर्ल्ड अक्रॉस जितने भी बुद्धिस्ट हैं उन पर एक इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही रहेगा। तो चाइना चाहता है कि जो अगले दलाई लामा हो उन्हें चूज करने की, उन्हें डिसाइड करने की पावर चाइना को मिले। मगर दलाई लामा जी ने जैसे अभी डिक्लेयर किया है कि ये डिसाइड करने की जो अथॉरिटी है गैडन फॉर्डरिंग ट्रस्ट, जिसे आप उनका ऑफिस में समझ सकते हैं, और कुछ सीनियर तिब्बतन बुद्धिस्ट डिसाइड करेंगे। और इस बात को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भारत सपोर्ट भी कर रहा है क्योंकि किरण रिजिजू जी ने इसके सपोर्ट में अपना स्टेटमेंट दिया है। खैर, आगे क्या होने वाला है, चाइना क्या करेगा और दलाई लामा जी के बाद अगले दलाई लामा कौन होते हैं, तो टाइम ही बताएगा। मगर मैं आपको बता दूं, हिज होलीनेस वर्ल्ड अक्रॉस पीस स्प्रेड करने के लिए जाने जाते हैं। 1989 में 14 दलाई लामा जी को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा भी गया था। ये विश्व में सिर्फ तिब्बतन बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये विश्व शांति का प्रतीक भी है। तो हम भगवान से यही चाहेंगे कि हिज होलीनेस द दलाई लामा की उम्र लंबी हो और वो सेहतमंद बने रहें और विश्व में शांति का प्रचार करते रहें।